क्या होता है ओरल कैंसर? ओरल कैंसर नंबर 1 कैंसर है। इंडिया में ऑलमोस्ट 15-16 लाख नए कैंसर हर वर्ष होते हैं। पेशेंट्स आते हैं कि जी टंग के ऊपर ये घाव ठीक नहीं हो रहा, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, घाव बन जाएगा। सबसे बड़ा बताया टोबैको। सारे बॉलीवुड स्टार्स ऐड कर रहे हैं, हजार करोड़ों की इंडस्ट्री है ये। जो ठीक नहीं होंगे, वॉइस बॉक्स को किस तरह से इम्पैक्ट करता है? उससे आपकी आवाज बैठनी शुरू हो जाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका होस्ट और दोस्त विकास मिश्रा आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के उम्मीदों की पॉडकास्ट सीरीज में। आज का टॉपिक ओरल कैंसर। हमारे मेहमान हरदिल अजीज़ डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर हैं, जो आप लोगों को लगातार ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आप लोग खुद को प्रिवेंट कर सकें, और अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो वो कैसे अपने ट्रीटमेंट को और बेटर बना सकता है, उस वे में काम कर सकें। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर का। थैंक यू विकास, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया जी, तो सर जैसा कि हम लगातार कैंसर की सीरीज चला रहे हैं, आज का टॉपिक ओरल कैंसर। क्या होता है ओरल कैंसर और ये माउथ के किन पार्ट्स को अफेक्ट करता है? जी, तो ओरल कैंसर इंडिया में नंबर 1 कैंसर है। नंबर 1 कैंसर? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जिसपे कि डिस्कशन, अवेयरनेस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट सब कुछ होना चाहिए। जी, तो आज के एपिसोड में हम ये ओरल कैंसर पे कंसंट्रेट करेंगे, तभी मूवी स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले यही दिखाया जाता है क्या वो? क्योंकि वो सबसे कॉमन कैंसर है और घातक कैंसर है। और ख़ास बात ये है कि थोड़ा लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को भी अफेक्ट करता है। पहले तो आप नेशनल फिगर्स, भारत की फिगर्स देखें कि इंडिया में ऑलमोस्ट 15-16 लाख नए कैंसर हर वर्ष होते हैं। 15-16 लाख? जी, और उसमें से 40% के करीब जो कैंसर्स हैं वो ओरल कैविटी या लैरिंग्स, ये वॉइस बॉक्स से जुड़े हुए रहते हैं। तो आप समझें कि 7 लाख नए कैंसर्स ओरल कैविटी के अकेले हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसकी रोकथाम हो सकती है, प्रिवेंशन हो सकती है, क्योंकि इसका कारण जो है वो तंबाकू से जुड़ा हुआ है। अगर आप खाते लोगों से, बिल्कुल बिल्कुल, खैनी, नस्वार, तंबाकू किसी भी रूप में आप करें, बीड़ी पिएं, ओरल कैंसर तो खैर खाने से होता है, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, इन सब से भी कैंसर की इंसिडेंस बढ़ती है, और ख़ास तौर पे ओरल, फूड पाइप और लंग कैंसर की। अगर आप अमेरिका में या यूरोप की बात करें, वहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग का ज़्यादा चलन है, और जो तंबाकू का इस्तेमाल, जैसे हम लोग, आपने अभी बताया कि खैनी है और ये सब चीज़ों से करते हैं, वहाँ नहीं है। तो वहाँ पे ओरल कैंसर का इंसिडेंस 1-2% ही है। जी, तो इसका क्लियर एक इंडिकेशन है, साइंस में भी यही इंडिकेशन है, क्योंकि हम जिस रीजन में भी तंबाकू को मुंह में रखेंगे और रखते रहेंगे रोजाना, गुटखा पान किसी भी माध्यम से, हाँ, किसी भी माध्यम से, चाहे वो गुटखा है, चाहे वो खैनी है, चाहे वो पान के साथ वो टोबैको जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी हमने अपने पुरानी सीरीज में बताया कि 2-4 पान खाने से, 2-4 दफ़ा गुटखा सेवन करने से या खैनी खाने से कैंसर नहीं होते हैं। कैंसर एक स्लो बीमारी है जो कि धीरे धीरे डेवलप होनी है। तो आपका इशू क्या है कि बहुत यंग एज से बच्चे 10-15 वर्ष में स्कूल के अंदर ही, ख़ास तौर पे गांवों में या इवन शहरों में भी, तंबाकू जो पुड़िया मिलती है, वो पाउचेस मिलते हैं, उसको मुंह में रखते हैं। और आप समझें कि नॉर्थ इंडियन बेल्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है सर। बिल्कुल नहीं, साउथ इंडिया में भी उतना ही है। अच्छा। मैनपुरी में, दिल्ली में आप देखें कि आदमी सुबह उठता है और उसको तंबाकू वाला पान चाहिए। वो एक पान रखता है और सारे दिन में वो 30 पान तंबाकू वाले थूकता रहता है। तो ये सब होने से क्या होता है कि जब आपने तंबाकू अपने मुंह के अंदर रख लिया, जो कि गाल के साथ रख लिया, तो ओरल कैविटी में आपने रख लिया, तो वो जो तंबाकू है, वहाँ पे जो कोशिकाएं हैं बक्कल म्यूकोजा की या चीक की, उनके अंदर धीरे धीरे उनके जीन्स में, उनके डीएनए में परिवर्तन आना शुरू होता है। और जब वो परिवर्तन आता है, तो जैसे हम जानते हैं कि कैंसर के अंदर उस एरिया के अंदर एक अननेचुरल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। और ओरल कैविटी में जब ये होता है, चाहे वो लिप में हो, चाहे वो चीक में हो, चाहे वो हार्ड पैलेट पे हो,
तो वो जो चीज़ है एक घाव का रूप जो है वो अख्तियार कर लेती है शुरू में। तो धीरे धीरे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि जी टंग के ऊपर, गाल के अंदर, लिप के अंदर एक थोड़ा सा घाव बन गया और ये घाव ठीक नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा उसमें से कई दफ़ा ब्लीडिंग हो रही है। तो ये ओरल कैविटी के डिफरेंट रूप हैं जो कि हम अपने प्रैक्टिस में, डे टू डे प्रैक्टिस में, चाहे वो अमीर हैं चाहे वो गरीब हैं, उन सब में देखते हैं, क्योंकि एक तंबाकू एक सस्ता साधन है जिससे आपको किक मिलती है, क्योंकि उसमें निकोटीन है। जो निकोटीन है उससे आपको एक नशा होता है, उससे आपको उसकी लत पड़ती है। और फिर जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे एक माचो मैन फिगर जो है तंबाकू के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो सिगरेट, सारे बॉलीवुड स्टार्स ऐड कर रहे हैं इसका। करेक्ट, वो एक शैडो ऐड हो रही है। वो कंपनी जो तंबाकू बना रही है वो तंबाकू का ऐड नहीं करती है, लेकिन वही कंपनी जो है वो पानी जुबान केसरी कह के लोगों को, एग्जैक्टली उसमें तंबाकू नहीं है लेकिन उसकी शैडो बॉक्सिंग हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं जो कि तंबाकू के साथ जुड़ी हुई हैं, जो जिसकी वजह से कि आपको मैंने बताया कि इंडिया में जो कैंसर ओरल कैविटी का और लैरिंक्स बॉक्स का, जिसमें कि दूसरे चेंजेस होते हैं, वो नंबर 1 कैंसर है। तो ये अगर हम तंबाकू का इस्तेमाल मिनिमाइज कर दें या उसको प्रोहिबिट कर दें कि भाई तंबाकू से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आएगा, तो आप समझो कि आपका कैंसर प्रिवेंट हो गया। आपका जो इंसिडेंस है वो अमेरिका की तरह 1% रह गया। तो ये प्रिवेंटेबल कैंसर है, लेकिन ये हो नहीं सकता और हो नहीं रहा, चाहे सरकार कितना भी उसको प्रोहिबिशन लगा ले। कुछ सरकारें आई, प्रोहिबिशन होता नहीं है। और समस्या क्या है कि तंबाकू का जो उत्पादन है वो खेतों में होता है, तो उससे फार्मर्स की जीविकाएं जुड़ी हुई हैं, नंबर 1। और टोबैको इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी, जिसकी वजह से कि गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, हजारों करोड़ों की इंडस्ट्री है ये। तो ये फार्मर्स की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से सरकार के ऊपर भी एक अंकुश है या एक इनिबिशन है कि इसको हम कैसे बंद कर दें ऑल ऑफ अ सडन। लेकिन ये जागरूकता हमारा डॉक्टर्स का सब लोगों में फैलाना फ़र्ज़ है कि अगर आप तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे तो आपकी संभावनाएं ओरल कैंसर की होने की ना के बराबर हो जाएंगी। जी, तो सर आपने लैरिंक्स बॉक्स की बात करी, तो ये लैरेंजियल कैंसर क्या होता है और ये वॉइस बॉक्स को किस तरह से इम्पैक्ट करता है? राइट, तो वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो कि हमारे यहाँ पे गले में रहता है। तो अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, अगर आप स्मोक कर रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ ये कैंसर है और वहाँ पे वोकल कॉर्ड के एरिया में वैसे ही घाव बन जाएगा। और घाव बनेगा तो उसके अंदर एक रसौली बनेगी, उससे आपकी आवाज़ बैठनी शुरू हो जाएगी। तो जब आवाज़ बैठ रही है, तो यदि किसी को ज़ुकाम हो रहा है, वायरल हो रहा है, तो उसमें भी आवाज़ बैठ जाती है, लेकिन यूजुअली हफ्ते 10 दिन में वो चीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन अगर कोई घाव ओरल कैविटी में, चीक में, लिप में भरे नहीं 15-20 दिन के बाद, और इसी तरह से अगर आपकी आवाज़ बैठ गई है और वो आवाज़ ठीक ना हो, तो आपको ईएनटी के डॉक्टर के पास जाके या सर्जन के पास जाके अपना चेकअप कराना चाहिए, देखने के लिए कि क्या इसमें ट्यूमर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और उसको पकड़ने के लिए एक बायोप्सी का होना या एक साइटोलॉजी का होना, मतलब वहाँ से स्क्रेपिंग ले लेते हैं ख़ास तौर पे ज़ुबान से या चीक वाले एरिया से, तो उसमें हमें कैंसर के सेल्स देखने रहते हैं। तभी वो एक चीज़ जो है वो सिद्ध होती है कि भाई इस इंसान को या इस पेशेंट को वो जो घाव है वो कैंसर का घाव है। दूसरी बात क्या है, यदि आप घाव को इग्नोर करें, चलिए मुझे दर्द, उसमें दर्द नहीं होता है मोस्टली, और वो एक तो लोकली धीरे धीरे करके बढ़ता है। दूसरा, उसकी जो रीजनल नोड्स हैं, रीजनल नोड से मतलब है कि ओरल कैविटी की जो गांठें हैं वो गर्दन में होती हैं, ओरल कैविटी की जो गांठें हैं, तो वो कैंसर सेल्स हौली हौली करके 6 महीने, साल के अंदर वो गांठों के अंदर फैलना शुरू हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे जब पेशेंट हमारे पास कई दफ़ा आते हैं, इतना बड़ा मुंह यहाँ पे गांठें बनी होती हैं, वो एकदम से नहीं बनती हैं, वो 2, 3, 4, 6 महीने से हौली हौली करके पेनलेस होती हैं, बड़ी होती जाती हैं। और फिर भी आप उसका इलाज नहीं करो या कुछ ऐसा इलाज करो जिससे वो ना ठीक हो, जैसे शायद कुछ वो देसी इलाज रहते हैं या जो भी इलाज रहते हैं, तो उसके अंदर वो जो गांठें हैं यहाँ पे वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी।
बिल्कुल पत्थर जैसे बन जाएंगी, उसका इलाज होना बहुत ही मुश्किल होता है। जब तक गांठें गर्दन के अंदर हाथ लगाने से मूव कर रही हैं तो उनको जो रिमूव ये करना, मोटा सा हो जाता है बहुत, वो वैसा ही कुछ है। एग्जैक्टली तो वो लेट स्टेज हो गई ना, क्योंकि शुरू में तो छोटा होगा, अगर आप उसको गौर नहीं करेंगे, आप अपने डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे या उसकी बायोप्सी नहीं कराएंगे, तो वो अगर उसमें कैंसर है तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा और वहाँ पे वो ऐसे फिक्स हो जाएगा। वो बात लेट स्टेज है। लेकिन हमारे पास बहुत बहुत ऐसे मरीज आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि गरीब लोग होते हैं, इनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, गांवों में रहते हैं, तंबाकू बहुत इजीली अवेलेबल रहता है, उसका सेवन करते रहते हैं और रिसोर्सेज ना होने की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं। लेकिन जब वहाँ पे पीड़ा होनी शुरू होती है और जैसे गाल में है तो बिल्कुल होल हो जाता है थ्रू एंड थ्रू, आवाज़ बिल्कुल बैठ गई, बोल ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे इतना बड़ा जख्म बना हुआ है या इतना बड़ा पत्थर की तरह एक रसौली है, तो ऐसी स्टेज इंडिया में देखने को मिलती है। और ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल्स में, क्योंकि ज़्यादा गरीब मरीज़ वहाँ जाते हैं, बट इवन इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये इंडिया में जैसे मैंने बताया कि 7-8 लाख नए केसेस हर साल हो रहे हैं, तो हर एक हॉस्पिटल के अंदर ये मरीज़ जाते हैं। तो ये इनको ये है कि जल्दी अगर हम पकड़े, नेचुरली कैंसर में तो ये है ही कि अगर इनिशियल स्टेजेस में पकड़ा जाए तो क्योर होने की संभावना 80-90% की रेंज में है। तो अगर आप जितना फैलता जाएगा उतनी ही संभावनाएं क्योर की घटती जाएंगी। ओरल और लैरेंजियल कैंसर के कॉमन टाइप्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, इसमें एक ही कॉमन कैंसर का टाइप होता है जिसको बोलते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो कि एक पैथोलॉजी की स्लाइड से, बायोप्सी से या साइटोलॉजी से हमें पता लगता है। उसके अंदर अगर ज़रूरत होती है तो उसको हम कंफर्म करते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से। दूसरे कैंसर्स ओरल कैविटी में या वॉइस बॉक्स में कम होते हैं, जैसे गर्दन में गांठें तो होती हैं लिम्फोमा वगैरह की, लेकिन स्क्वेमस सेल कैंसर जो कि तंबाकू से जुड़ा हुआ है वो सबसे कॉमन है। ऑलमोस्ट 95-98% से भी ज़्यादा कैंसर्स स्क्वेमस सेल कैंसर होते हैं। जी, ओरल कैंसर के अर्ली और एडवांस स्टेज मेन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? राइट, तो जैसे अभी हमने बताया कि अगर शुरू में तो घाव बनेगा, आपका नॉन हीलिंग अल्सर जुबान पे हो गया, चीक में हो गया, लिप में हो गया, अगर वो वॉइस बॉक्स में हो रहा है, लैरिंग्स में हो रहा है, तो आपकी आवाज़ बैठनी शुरू हो गई। तो ये अर्ली सिम्टम्स हैं और कई दफ़ा उससे थोड़ा थोड़ा खून आता है, तो वो एक तंग नहीं करता है, लेकिन एक घाव दिख रहा है उसको और वो उसको इग्नोर अगर आप करेंगे तो फिर वो घाव बड़ा हो जाएगा। अगर चीक में है तो वो, जैसे मैंने बताया, लेट स्टेजेस में वो आर पार भी हो सकता है। और दूसरा मैंने बताया कि सेकेंड स्टेज के अंदर ये सेल्स जो हैं कैंसर के, गाल से या ज़ुबान से या लिप से, वो बगल की गांठों में, गर्दन की गांठों में एक ट्यूमर बनना शुरू हो जाएगा। और फोर्थ स्टेज ये होती है कि वो शरीर के सब हिस्सों में फैल गया, जैसे फेफड़े में, लिवर में, बोन्स में, तो ये फोर्थ स्टेज रहती है। लेकिन अमूमन जो मरीज़ हैं हमारे पास, या तो लोकल बीमारी से आते हैं या लोको रीजनल, माने कि गांठों के साथ। तो ये दो कॉमन प्रेजेंटेशंस हैं। फोर्थ स्टेज के पेशेंट्स होते हैं लेकिन उनकी संख्या कम है, 10% के करीब। जी, लैरेंजियल कैंसर के ऐसे कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं कि वो किसी को भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए? अगर आवाज़ का बैठना, आवाज़ या का आपके बलगम के साथ या खांसी के साथ खून का आना, तो ये दो सिम्टम्स जो हैं वो अगर परसिस्ट कर रहे हैं 2 सप्ताह के बाद, और तो जांच के लिए तुरंत जाना है और ईएनटी के डॉक्टर से अपने वॉइस बॉक्स की, अपने गले की सब जांच करानी है, देखने के लिए कि उसमें कोई गांठ तो नहीं है, रसौली तो नहीं है। अगर है तो वहाँ से वो बायोप्सी लें, उसकी टाइप कंफर्म हो, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और उसकी स्टेजिंग हो के इलाज हो। ओरल और लैरेंजियल कैंसर के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? जैसे आपने अब सबसे बड़ा बताया टोबैको, क्या इसके अलावा भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं? जो इसमें टोबैको में सब शामिल हैं। एक तो मैंने बताया कि आप टोबैको को खाना किसी भी रूप के अंदर, खैनी है, नस्वार है, आप अपने नाक में भी रखते हो, मुंह में भी रखते हो, टोबैको किस तरह से खाना, नंबर 1। नंबर 2, स्मोकिंग, जिसमें कि बीड़ी, सिगरेट, सिगार, वो भी ऐड करती है कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ाने में, नंबर 2। नंबर 3, अल्कोहल। जो लोग टोबैको के साथ शराब पीते हैं उनके अंदर ओरल लैरेंजियल कैंसर का इंसिडेंस और कहीं ज़्यादा है, और बढ़ जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से कि ओरल कैंसर्स और लैरेंजियल कैंसर्स होते हैं। एचपीवी इन्फेक्शन क्या होता है सर? वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये एक वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो अब पिछले कुछ वर्षों में ये चीज़ पाई गई कि ये वायरस भी ओरल कैंसर करती है, ख़ास तौर पे जो सेम सेक्स की जो बात आती है, क्योंकि वायरस जो है वो वहाँ से ट्रांसमिशन होती है। अच्छा। तो क्योंकि अमेरिका में ये सब थोड़ा गे पॉपुलेशन कह लें, हाँ। या जो सेम सेक्स पॉपुलेशन है, तो वो उसकी बहुत वजह ज़्यादा से है, ये अब तो पाया इंडिया गया। में भी बहुत होने लग गया। हाँ, तो इसी वजह से एचपीवी का टेस्ट बायोप्सी पे कराया जाता है। अच्छी बात क्या है कि अगर आपके कैंसर में एचपीवी 16 वायरस है, तो उसका जो आउटकम है, उसकी जो ठीक होने की जो संभावना है, वो एचपीवी नेगेटिव कैंसर से बेटर है, नंबर 1। क्योंकि वो बेटर है, इसलिए उतना तेज इलाज जितना कि एचपीवी नेगेटिव कैंसर में किया जाएगा, शायद एचपीवी पॉजिटिव कैंसर में ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। तो लेकिन ये एचपीवी का एक इशू है जो कि हम भी टेस्ट करवा रहे हैं, और इसको बोलते हैं डी एस्केलेशन। डी एस्केलेशन मतलब कि आपकी दवाई पहले इतनी थी या डोज इतनी थी, अब क्योंकि वो एचपीवी से रिलेटेड है, तो वो थोड़ी दवाई से या कम इलाज से अच्छा हो सकता है, उतना ही रिजल्ट मिल सकता है हमें। तो एचपीवी के केसेस आ रहे हैं। मतलब ये सेम सेक्स के रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने की वजह से होता है। करेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि वो वायरस जो है वो इसी तरह से ट्रांसमिट होती है। तो इस तरह के कैंसर को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं? राइट, बिल्कुल। तो एक तो हमें उसका डायग्नोसिस बनाना है, और दूसरा हमें उसकी स्टेजिंग करनी है कि वो कैंसर कितना फैला है। तो जो ओरल कैंसर्स या लरिंजियल कैंसर्स के केसेस आते हैं, उसमें सबसे पहले तो बायोप्सी या साइटोलॉजी करते हैं, जिसमें कि हमें माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी जो शरीर से सैंपल लिया है उसमें कैंसर के सेल्स को देखना है। तो पहला तो ये एस्टैब्लिश हो गया कि इनको कैंसर है। दूसरा, हमें फिर स्टेज करना है कि वो, क्योंकि यहाँ पे हड्डी है, हड्डी को टच कर रहा है, यहाँ पे गांठें हैं, उसको टच कर रहा है, या वहाँ फैल गया कि नहीं फैल गया है। तो उसके लिए यूजुअली एमआरआई करी जाती है ओरल कैविटी, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज़ को स्टडी करने के लिए सीटी स्कैन से एमआरआई थोड़ा बेटर होता है। तो जिससे हमें डिटेल पता लगती है कि अंदर गहराई में चीक से वो कितना ऊपर चला गया, कितना हड्डी में आ गया, कितना गांठों में आ गया। तो ये एमआरआई एक टेक्नोलॉजी हो गई। और आजकल पेट सीटी स्कैन बहुत ज़्यादा इंडिया में प्रचलित है, क्योंकि वो सारी बॉडी का होता है। तो पेट सीटी स्कैन से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कैंसर जो है वो किसी शरीर के दूसरे हिस्से में तो नहीं फैला है। तो स्टेज वाइज फिर पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है कि उसका अर्ली स्टेज है, कि इंटरमीडिएट स्टेज है, कि एडवांस स्टेज है। इसी पर आप आगे रोशनी डालें सर कि इन दोनों कैंसर्स में स्टेज वाइज किस किस तरह की ट्रीटमेंट्स को फॉलो किया जाता है? बिल्कुल। तो पहले लैरिंजियल कैंसर की बात करते हैं, या वॉइस बॉक्स कैंसर की बात करते हैं। यदि वो इनिशियल स्टेजेस में है और शायद एक आध गांठ में भी गया है, तो उसमें रेडियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सर्जरी भी क्योर कर सकती है, लेकिन सर्जरी में इशू क्या है कि यदि आप ऑपरेशन कर देंगे वॉइस बॉक्स की, तो वो तो निकल गया, तो आदमी बोल नहीं पाएगा, आवाज़ चली गई। आवाज़ चली जाएगी। और अगर कोई टीचर है या कोई किसी भी प्रोफेशन में है, तो बोलना तो आवाज़ तो जरूरी सबके लिए है, बहुत सबके लिए ज़रूरी है। तो अच्छी बात यह है लैरिंक्स कैंसर में कि रेडिएशन अलोन से क्योर की संभावना 80-90% है। तो परंतु वो एक उसी रीजन तक सीमित रहना चाहिए। अब जहाँ तक की बात आती है ओरल कैंसर की, या चीक कैंसर की, या लिप के कैंसर की, उसमें जो मेन ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन है। ऑपरेशन में क्या है कि हमें वो जो हिस्सा जो अफेक्ट हो गया है चीक का, या लिप निकाल देते हैं, या टंग का, उसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, जिससे कि इंसान, रिश्तेदार और मरीज खास तौर पे बहुत डरता है। जैसे टंग में कैंसर हुआ, तो हम कहेंगे कि इसकी आधी टंग को या उतने पोर्शन को निकाल दो। पहले सवाल ये होता है कि सर मैं बोल पाऊंगा? तो मेरा टंग तो बहुत ज़रूरी है बोलने के लिए। तो लेकिन अगर आप उसको नहीं निकालेंगे तो वो फैलेगा और आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, पूरी नष्ट कर देगा। तो जीवन पहले है। और ऑपरेशन से, जैसे हमने बताया कि अगर पहली स्टेज में है तो 80-90% लोग परमानेंटली क्योर हो जाएंगे। अगर वो थोड़ा आगे चला गया, जिसमें कि गांठों में आ गया, उसमें भी ऑपरेशन का रोल है। लेकिन फिर उसमें एक, क्योंकि इतना बड़ा घाव यहाँ बनता है, और डिपेंड करता है कि ये हड्डी जो जॉ की हड्डी है वो कितना इफेक्ट हो रही है, उसमें एक ऑपरेशन, एक तो निकालने वाला डॉक्टर है, अगर ये हिस्सा कुछ हद तक डैमेज होगा, निकलेगा,
तो उसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। वो रेक्टिफिकेशन होगी प्लास्टिक सर्जन के द्वारा। अच्छा। तो दो सर्जिकल टीम, एक तो ऑपरेशन जिसने की ट्यूमर को निकालना है, और दूसरा जो उस ट्यूमर को निकालने की वजह से जो यहाँ पे डिफेक्ट क्रिएट हुआ उसको अपने को भरना है, तो वो प्लास्टिक सर्जरी वाला। तो दो की टीम बनती है, और अगर बिल्कुल छोटा ट्यूमर है तो छोटी सर्जरी होगी, तो उसमें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो घाव ऑपरेशन की वजह से बहुत बड़ा बन रहा है तो फिर वो हमारी मजबूरी है कि हमें ट्यूमर को पूरा निकालना है। ऐसा नहीं है कि हमने वो ट्यूमर का 70% निकाल दिया, 80% निकाल दिया और बाकी छोड़ दिया, क्योंकि पेशेंट को एक डैमेज हो रहा है, यहाँ पे घाव बन रहा है ऑपरेशन का। ऑपरेशन तभी किया जाता है, तभी करना चाहिए जब डॉक्टर ये बोले कि ये पूरा का पूरा निकल जाएगा, और उसको प्लास्टिक सर्जरी से हम लोग रिपेयर कर पाएंगे, ताकि आपको एक कॉस्मेटिक इशू है, चेहरा तो सबको देखना है। जी। अब आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जिनके घाव बने हुए हैं, जैसे हम एक बड़े पॉलिटिशियन को देखते हैं, शरद पवार साहब जी, उनका भी पूरा मुंह हाँ, इस तरह उनका से एक साइड से जो एंगल ऑफ द चीक है या माउथ है, वो उसके अंदर वो प्लास्टिक सर्जरी हुई है। तो प्लास्टिक सर्जरी होने की वजह से वो दिखता है, लेकिन वो शायद उनका छोटा ट्यूमर था, तो एक छोटा एक प्लास्टिक सर्जरी हुआ। बहुत बड़े बड़े बोलते हैं तो उनकी भी आवाज उस तरह से साफ नहीं आती। क्योंकि वो हमारे को एक कोऑर्डिनेशन चाहिए, जिसमें कि लिप्स हैं, जिसमें कि जुबान है और वोकल कॉर्ड्स हैं। तो ये इनका जब वो कहीं पे भी आप चीर फाड़ करोगे तो थोड़ा सा तो आवाज़ में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन ये है कि वो जीवन तो है, आप चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बात भी कर रहे हो, लोग समझ भी रहे हैं, आप भाषण भी दे रहे हो। तो ये ऑपरेशन वालों की दुनिया को देन है कि हम ऑपरेशन से ट्यूमर को निकाल रहे हैं और ट्यूमर को क्योर कर पा रहे हैं। जी, तो ये ओरल और लैरेंजियल कैंसर में सर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी किस तरह से रोल प्ले करती है, इसको आप समझाएं। राइट, लैरेंजियल में तो मैंने आपको बताया कि मेनली रेडियोथेरेपी करते हैं, तो यूजुअली कीमोथेरेपी की आवश्यकता नहीं होती है अनलेस कि वो फैल ना जाए। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो हमारे पास 100 पेशेंट्स आ रहे हैं ओरल कैंसर के, उसमें से केवल 15-20% केसेस ऐसे होते हैं जो कि ऑपरेट हो सकते हैं, या शायद 30% के करीब 30% ही है जिनकी सर्जरी पॉसिबल। करेक्ट। बाकी जो 30-40% हैं उनका एक लोको रीजनल डिजीज है, जिसमें कि गांठें आ गई। जब गांठें आ जाती हैं, और जैसे मैंने पहले बताया कि वो जाम होना शुरू हो जाती हैं, तो सर्जन अपने हाथ खड़े कर देता है। वो एडवांस स्टेज में पहुंच गया। हाँ, वो एडवांस स्टेज में पहुंच गया, तो उसको वो निकाल नहीं सकता है। तो उसको जब निकाल नहीं सकते हैं तो क्या करें? अभी वो कहीं और फैला नहीं है, लंग्स में, बोन में नहीं फैला, केवल इतने एरिया में है। तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट पद्धति है जिसमें रेडियोथेरेपी है। तो रेडियोथेरेपी जो है वो 6 हफ्ते का इलाज होता है, 6 से 7 हफ्ते का। उसमें रोज आधा घंटा मशीन में जाना पड़ता है, और उसके संग संग उन्हीं 6-7 हफ्तों में हफ्ते में एक दिन कीमोथेरेपी की दवाई चढ़ाई जाती है, ग्लूकोज में डाल के 6 घंटे में। तो ये जो ट्रीटमेंट है, जिसको कि हम CT-RT, CT माने कीमोथेरेपी, RT माने रेडियोथेरेपी, 6 हफ्ते की, तो ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और कामयाब है। तो जिस पेशेंट को हम कीमो और रेडिएशन पे ले जाते हैं, उसमें 100 में से 50-60% लोगों की बीमारी जड़ से निकल सकती है। तो ये ओरल कैंसर में, टंग कैंसर में, जिनका कि इंटरमीडिएट स्टेज में आ गया, ये पद्धति उसमें यूजुअली इस्तेमाल होती है। जो बहुत ओल्ड पेशेंट है जी, जो कीमोथेरेपी नहीं झेल सकते हैं, उसमें टारगेट थेरेपी का भी थोड़ा रोल आता है, जिसमें कि टारगेट थेरेपी क्या है आप? हाँ, वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर है जो कि ओरल कैंसर में होता है, जिसको बोलते हैं EGFR रिसेप्टर। उसके अगेंस्ट एक दवा बनी है जो कि एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। एक या दो दवाएं हैं, जिसमें बायोमैब है और अर्बिटक्स करके दवाई है। तो वो कीमोथेरेपी की रिप्लेसमेंट हो सकती है, ख़ासतौर पे उन मरीज़ों में जो कि कीमोथेरेपी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो वो 6 हफ्ते की रेडिएशन और हर हफ्ते टारगेट थेरेपी अगर हम दें तो उससे भी उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है जितना कि कीमो रेडिएशन से मिलता है। तो जो इंटरमीडिएट स्टेज में आ गए, जिनका कि ऑपरेशन नहीं हो सकता है, उनको हम ये 6 हफ्ते के इलाज से इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, कीमो रेडिएशन। और उसमें आप ये सोचें कि 60% लोग जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, क्योर हो सकते हैं, कि परमानेंट क्योर हो सकते हैं। अब इशू क्या है? जो हम रेडिएशन करेंगे 5-6 हफ्ते की, तो उसमें मरीज़ के साथ 1-2 सप्ताह के बाद समस्याएं जुड़ी हुई हैं। वो क्या समस्याएं हैं?
क्या समस्या है? समस्या ये है कि रेडिएशन का काम है कि आपके ट्यूमर को जलाना। आपका ट्यूमर तो गर्दन में है, ओरल कैविटी में है, चीक में है, तो वो ना केवल कैंसर को जलाएगा बल्कि उसके जो चारों तरफ का जो हिस्सा है, वो भी जो जलाएगा। मिकोजा है, वो जलेगी। वो जब जलती है तो उससे क्या होता है कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं और वो पेनफुल होते हैं। वो छाले पड़ने की वजह से पेशेंट खा नहीं पाता है। वो खा नहीं पाएगा तो पेशेंट वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा। तो हमें उसका खान पान इंश्योर करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं? फिर मजबूरन नाक के ज़रिए राइल्स ट्यूब या ट्यूब डालनी पड़ती है, जिसके थ्रू हम उनको लिक्विड्स और जो भी पदार्थ जा सकते हैं, सेमी सॉलिड्स, दूध है, लस्सी है, चाय है, बिस्किट है, खीर है, मतलब थोड़ा डाइल्यूट करके जो कि ट्यूब से जा सके। और अगर एडवांस हैं तो कंट्रीज़ के अंदर वो ट्यूब नाक से बुरी लगती है डली हुई, तो कुछ लोग पेट से भी डाल देते हैं, जिसको कि हम जो ट्यूब फीडिंग का पर्पस है उसका, ताकि पेशेंट को जब तक कि वो छाले ठीक नहीं हो, छाले ठीक होने में लगभग 2-3 हफ्ते लगते हैं ख़त्म होने के। तो जब रेडिएशन शुरू होती है, सिकाई शुरू होती है, तो 1.5-2 हफ्ते के बाद छाले पड़ने शुरू होते हैं, और फिर जब सिकाई ख़त्म हो जाती है तो 1 महीना तक वो ठीक होते हैं। तो तब तक हमें पेशेंट की खुराक को इंश्योर करने के लिए ट्यूब डालनी पड़ सकती है या ड्रिप भी लगानी पड़ सकती है ग्लूकोज के जरिए, ताकि वो स्वस्थ रह सके। ताकि वो स्वस्थ रहे। उसको खुराक, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए 2000 कैलोरी चाहिए, 2 लीटर पानी चाहिए, लिक्विड चाहिए। तो वो जब दर्द इतनी हो रही है तो वो नहीं ले पाता है। जी सर, 2025 का एंड होने वाला है और 2026 आने वाला है, तो इसमें ओरल और लैरेंजियल कैंसर के ऊपर क्या कुछ नई दवाइयाँ और एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रही है? जी, तो जैसे हमने बताया कि एडवांस स्टेजेस के अंदर जो नई चीज़ें आ रही हैं, उसमें कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी जो मैंने बताई, उसके अलावा जैसे दूसरे ट्यूमर्स में हमने बात करी, इम्यूनोथेरेपी नंबर 1 हो चुकी है। अच्छा। सो इम्यूनोथेरेपी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है उन मरीजों में जिनमें कि कैंसर फैल गया है और उसकी ऑपरेशन और रेडिएशन नहीं हो सकती किसी वजह से। मतलब इतना फैल गया है कि वो रेडिएशन की जद में नहीं, जगह जगह फैल गया, या इतना फिक्स हो गया, या घाव, ओपन घाव में रेडिएशन नहीं करते हैं, तो फिर दवाओं का। सो दवाओं में रेडिएशन जो है वो अब कीमोथेरेपी के संग नंबर 1 हो गई है। और अगेन, जहाँ भी इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल होता है, 100 में से 15-20 लोग ऐसे रहते हैं जो कि बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, जो कि कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकते थे, टारगेट थेरेपी से ठीक नहीं हो सकते थे। तो इम्यूनोथेरेपी ओरल कैंसर में बहुत ज़्यादा कामयाब है, और इसी वजह से उसने वो कीमो के संग, अलोन नहीं, कीमो के संग दी जाती है, जिससे कि पेशेंट्स अच्छे हो रहे हैं। वो दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन में देते हैं हर 3-3 हफ्ते में या 2-2 हफ्ते में, और वो आधे घंटे में दवाई लग जाती है। मेट्रोनोमिक थेरेपी क्या होती है, और ये एडवांस्ड ओरल और लैरेंजियल कैंसर में किस तरह से बेनिफिट कर सकती है? तो मेट्रोनोमिक थेरेपी इंडियन डॉक्टर्स की देन है, ये इंडियन ना डॉक्टर्स केवल की देन है? भारत को बल्कि विदेशी देशों में भी। जी। वो क्या है? सो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये जो मरीज हैं, इनकी हालत खस्ता होती है, क्योंकि गरीब होते हैं और ओरल कैंसर होने की वजह से खा नहीं पाते हैं, खा नहीं पाएंगे तो उनकी न्यूट्रिशन सफ़र करती है, तो वो बहुत कमज़ोर हालत में आते हैं। जी। और जब वो कमज़ोर हालत में आते हैं तो उनको हम तेज़ कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के वो काबिल ही नहीं होते। जी। तो टाटा में, मुंबई में और दूसरे हॉस्पिटल्स में इंडिया में क्या पाया गया कि बिल्कुल हल्की हल्की गोलियाँ, टैबलेट्स, जिसमें कि एक EGFR की गोली है, एक हल्की कीमोथेरेपी है, और एक और दवाई है सेलिकॉक्सिब। ये 3 दवाइयाँ, मिथोट्रेक्सेट, सेलिकॉक्सिब और जेफिटिनिब, इन तीनों को बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन्होंने देना शुरू किया, जो कि किसी भी इलाज के लायक नहीं था। तो वो देखा गया कि 100 में से 15, 20, 25 लोग ठीक हो रहे हैं। फिर एक तो ये पद्धति, इसको बोलते हैं मेट्रोनोमिक, जिनमें कि 3 दवाओं को बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाता है। अब इम्यूनोथेरेपी आ गई। अब इम्यूनोथेरेपी जो फुल डोज है वो 2 लाख रुपए की है, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी ओरल कैंसर में कामयाब है, उन्होंने बोला कि ये 200 मिलीग्राम की जगह हम लोग 20 मिलीग्राम लगाते हैं, और दाम कम हो गया क्योंकि डोज कम दे रहे हैं। तो उन्होंने वो 3 दवाइयाँ और हल्की डोज में इम्यूनोथेरेपी लगाई, तो देखा कि मरीज और अच्छे हो रहे हैं। अच्छा। तो पहले 20-25 ठीक हो रहे थे, अब 40-50 ठीक हो रहे हैं।
तो मेट्रोनोमिक थेरेपी का मतलब ये है कि वही दवाइयाँ छोटी थोड़ी डोज में दी जाएं जिससे कि मरीज को फ़ायदा हो जाए और साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। जी। तो उनको फिर ना इम्यूनो के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ना ही कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है ओरल कैंसर्स में भारतवर्ष की तरफ से सारी दुनिया को। जी। तो ये, और मेरे पास भी पेशेंट्स हैं जिनको कि हम ये मेट्रोनोमिक थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बिल्कुल मरी हुई हालत में पेशेंट आते हैं, खा नहीं पा रहे हैं, ट्यूब डली हुई है, व्हील चेयर में आ रहे हैं, स्ट्रेचर पे आ रहे हैं, 3-4 महीने के अंदर कैंसर ठीक हो गया, गायब हो गया, और अब 2-2 साल से ठीक चल रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि और ये सस्ते का सस्ता और टिकाऊ का टिकाऊ। तो ये हम अपने मरीजों को ऑफर कर रहे हैं आजकल पिछले 2-3 वर्षों से, और जिससे कि ये ओरल कैंसर जो फैल चुका है, जिसका कि रेडिएशन नहीं हो सकता है, रेडिएशन होने के बाद रिलैप्स हो गया, क्योंकि 100 में से 50-60 ही ठीक हो रहे थे, 40 का तो बीमारी वापस आना ही था, तो उनको फिर दोबारा रेडिएशन करने में असुविधा होती है, तो वो भी ठीक हो रहे हैं। जी। तो ये मेट्रोनोमिक थेरेपी एक बहुत प्रचलित एक साइंस है जो कि ओरल कैंसर में कामयाब है। न्यू एडजुवेंट और एडजुवेंट थेरेपी क्या होती है, और ये इन दोनों कैंसर्स में, ओरल और लैरेंजियल कैंसर में, बिल्कुल। किस तरह से ट्रीटमेंट में रोल निभा रही है? राइट। तो न्यू एडजुवेंट का मतलब होता है कि हमने ऑपरेशन करना है, लेकिन अभी ऑपरेशन डिफ़िकल्ट है, तो मैं अगर ट्यूमर को छोटा कर दूं अपनी दवाओं के ज़रिए, तो उसको न्यू एडजुवेंट बोलते हैं। अच्छा। तो और दूसरा एडजुवेंट, एडजुवेंट का मतलब है कि हमने ऑपरेशन किया और उसके बाद हम बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए जो दवाई दे रहे हैं उसको एडजुवेंट थेरेपी बोलते हैं। तो कीमोथेरेपी बाय एंड लार्ज इसमें कामयाब नहीं थी, चाहे न्यू एडजुवेंट चाहे एडजुवेंट, लेकिन इम्यूनोथेरेपी और कीमो को मिला के अब 2025 में पहली बार ऐसा डेटा निकल के आ रहा शुरू हुआ है कि इससे क्योर रेट बढ़ती है, इससे कंट्रोल रेट बढ़ता है, तो ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो ठीक होना शुरू हो रहे हैं। तो ये अगले 2-3 सालों में इम्यूनोथेरेपी का रोल न्यू एडजुवेंट में और एडजुवेंट में और डिफाइन होगा, और अच्छे से आएगा समझ डॉक्टर्स को, ताकि हम उसको प्रमोट करेंगे। अभी ये थोड़ा जल्दी है, लेकिन उसके पेपर्स जून में इस साल आने शुरू हो गए, नवंबर में और आए हैं, लेकिन अगले 1-2 वर्षों में ये पद्धति ज़्यादा कामयाब होने की उम्मीद है। ओरल और लैरेंजियल कैंसर में प्रोग्नोसिस क्या होता है, और इन्हें प्रिवेंट करने के लिए लाइफस्टाइल में कौन कौन से चेंजेस करने राइट। तो प्रोग्नोसिस में तो जैसे हमने बताया, प्रोग्नोसिस का मतलब रहता है कि भाई कौन से पेशेंट कितना ठीक हो सकते हैं। तो अगर पहली दूसरी स्टेज में आपका कैंसर पकड़ा जा रहा है, उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, और अगर ज़रूरत है तो उसके बाद एडजुवेंट रेडियोथेरेपी का रोल होता है उसमें, अगर इसकी गांठों में पॉजिटिव आए या उसका डेप्थ ऑफ इन्वेजन ज़्यादा है या ट्यूमर में एग्रेसिवनेस है, तो अर्ली स्टेजेस में, पहली दूसरी स्टेज में 80 से 90% लोग क्योर हो रहे हैं। अगर नोड्स में कैंसर आ गया जो कि इंटरमीडिएट स्टेज हो गई, तो कीमो प्लस रेडिएशन, कंकरेंट कीमो रेडिएशन CTRT, उससे 50-60% लोग ठीक हो रहे हैं। और यदि हम 4th स्टेज में पकड़ रहे हैं जिसमें कि इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं कीमो के संग, उसमें 100 में से 15-20 लोग भी लंबा चल रहे हैं। तो ये एक सारा प्रोबेबिलिटीज़ का खेल है, क्योंकि जब पेशेंट मेरे पास आता है वो कहता है कि सर मुझे ठीक कर दो, तो हम किसी को गारंटी नहीं दे पाते हैं। हम कह रहे हैं कि पहली दूसरी स्टेज में भी 100 में से 90 ठीक होंगे, ऑपरेशन सबका बराबर होगा, इलाज सबका बराबर होगा, लेकिन 10 कौन से निकलेंगे जिनका कि ट्यूमर ठीक नहीं होगा, ये कोई तरीका नहीं है डॉक्टर्स के पास आज की डेट में बताने का। इसी तरह से CTRT में तो एक लक का जो रोल है कैंसर के इलाज में, वो आज भी बना हुआ है। या तो 100 के 100 ठीक हो जाए, फिर तो बात खत्म हो गई, लेकिन ऐसा कोई भी मार्कर नहीं है, कोई भी टेस्ट नहीं है, चाहे वो CT है, चाहे वो ब्लड टेस्ट है, चाहे वो PET स्कैन है, कि मैं पहले प्रेडिक्ट कर दूं कि कौन से 10 ऐसे हैं कि जो ठीक नहीं होंगे, ताकि उनका इलाज ही ना किया जाए। ये भी भाग्य का खेल है। कैंसर का इलाज, जितनी भी हमारे पॉडकास्ट हुए हैं आज तक, जितने भी हमने आपको प्रोबेबिलिटीज़ बताई हैं 80%, तो भाग्य का खेल हुआ। 100 के 100 को हम सेम दवाई दे रहे हैं, चाहे वो इम्यूनोथेरेपी है, चाहे वो टारगेट थेरेपी है, चाहे वो कीमो है, तो वो कौन से 20 है जो कि ठीक नहीं होंगे? वो मुझे 1.5-2-3 महीने जब मैं इलाज दे देता हूँ, तो मुझे पता लगता है यार इसका कैंसर तो ठीक हो गया और इसका कैंसर तो ठीक नहीं हुआ। तो वो फिर भाग्य हुआ ना।
जी। कि जब 100 के 100 को हम सेम टू सेम दवाई दे रहे हैं सेम स्टेज पे, क्यों सारे ठीक नहीं हो रहे? तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम हर एक मरीज को, उसके फैमिली को समझाते हैं कि आप ये समझ के अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करिए, अपना अस्पताल डिसाइड करिए, अपना डॉक्टर डिसाइड करिए, अपनी पद्धति डिसाइड करिए। तो हम गारंटी तो दे ही नहीं रहे। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारा हर एक पेशेंट जो ओपीडी में आता है या वार्ड में एडमिट होता है, तो उसको ये क्लैरिटी हम देते हैं, क्योंकि ये साइंस की लिमिटेशन है। क्योंकि इंसान तो सब ठीक होना चाह रहे हैं ना, लेकिन नहीं कर पा रहे कैंसर के रोगों को सबको ठीक, लेकिन एडवांसेस हो रहे हैं। और इसीलिए दुनिया में लोग कैंसर के नाम से डरते हैं कि वो भाग्य में क्या लिखा है, कि क्या रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल, ठीक होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन संभावनाएं 80% 90% हम बताते हैं। तो वो संभावना के हिसाब से फैमिली को, पेशेंट को डिसाइड करना है कि भाई ये ट्रीटमेंट लेना है। लेकिन मेरे पास गाइडलाइन है कि इस स्टेज में आएगा तो ये इलाज होना है, इस स्टेज में आएगा तो ये दवाई होनी है, ये स्टेज में आएगा। उस गाइडलाइन के अंदर हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी गाइडलाइन ठीक है तो आप जो किताब में लिखा है वो आप पेशेंट को दे रहे हो, वही आप दे सकते हो। आप भी तो, डॉक्टर भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, तो वो जो हमारी गाइडलाइन को फॉलो करेगा तो वो करेक्ट इलाज होगा, तो वो फिर कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। जी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने जिस तरह से बताया कि भारत में बहुत कॉमन कैंसर है, टोबैको से जुड़ा हुआ। टोबैको से जुड़ा हुआ, और लोग इसकी सही जानकारी ना होने की वजह से बहुत सफ़र करते हैं। तो आपने इतनी सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करी जो हमारे व्यूअर्स के लिए सच में बहुत अच्छी साबित होंगी। तो जैसा कि हम लास्ट में करते हैं, जी। एक गाना फिर से गुनगुना दीजिए जी जिससे कि लोगों को नई उम्मीद मिल सके। जी, तो वो के.एल. सहगल का गाना है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी। थैंक यू। कहो नास निराश भई, कहो नास निराश भई, करना होगा खून का पानी, देना होगा हर कुर्बानी। हिम्मत है इतनी तो समझ ले, हिम्मत है इतनी तो समझ ले, आस बंधेगी नहीं, आस बंधेगी नहीं, आस बंधेगी नहीं। कहो नास निराश भई, कहो ना आस निराश भई।